नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल रील्स ऑफ रियल एस्टेट पे। मैं हूं आपका दोस्त गौरव। तो इस वीडियो में बेसिकली हम बात करेंगे जो प्रधानमंत्री आवास योजना 2024 आरक्षित श्रेणी के लिए आई हुई है। ये वीडियो जो होने वाला है, हम 4 टॉपिक पे इस पे बात करेंगे। एक तो पात्रता क्या है, योग्यता के लिए ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ उसे जाकर देख लीजिए अप्लाई करने से पहले, इसीलिए मैंने उस वीडियो को बनाया है, तो उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पात्रता क्या होगी, आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होंगे और आपकी पेमेंट क्या है। और बात करेंगे इसमें हम कि ईएमआई मतलब जो कितने पैसे कैसे आपको जमा करने हैं, वो सब कुछ यहाँ पे आज हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, थोड़ा समय आपको यहाँ पर देना होगा यदि आपको पूरी जानकारी चाहिए। यदि मेरा वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, रील्स ऑफ रियल एस्टेट पे हम इस तरीके से लेटेस्ट गवर्नमेंट सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी देते रहते हैं, प्लस रियल एस्टेट से रिलेटेड न्यूज़ लेकर हम यहाँ पर आते रहते हैं। साथ साथ में हम फाइनेंशियल वीडियो भी बनाते रहते हैं। तो यदि आप ऐसे कंटेंट में रुचि रखते हैं, इस तरीके के कंटेंट में आपको ये चीज़ पसंद है, आपको लगता है कि आपसे इसका कुछ बेनिफिट हो सकता है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के साथ साथ आपको बेल आइकन को प्रेस करना होगा, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाऊं आपके पास सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन जाए और आप उसका लाभ ले सके। तो अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। जैसा कि जो कानपुर विकास प्राधिकरण है, कुछ ही दिनों पहले उसका नोटिफिकेशन आया। अब प्रधानमंत्री आवास योजना 2024, जिसमें 2 योजनाओं की बात की गई, एक जवाहरपुरम सेक्टर 1 की, दूसरी शताब्दी नगर की। अब ये योजना किसके लिए है, मैंने ऑलरेडी इस पर डिटेल वीडियो बना दिया है, तो आप जाकर देख लीजिए यदि आप अप्लाई करने जा रहे हैं। अगर आपकी समझ में नहीं आ रहा है तो कि कैसे अप्लाई करना है, वो सारी चीज़ें क्या सावधानियां रखनी है, वो भी मैंने उसमें बता दी है। तो यहाँ पे ये योजना एक्चुअली जो विशेष आरक्षण के तहत है, उन लोगों के लिए है, बिल्कुल सामान्य जनों के लिए नहीं है ये। तो आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं किस विषय पे बात कर रहा हूँ। इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ डिस्कस करेंगे कि पात्रता क्या है, सामान्य पात्रता क्या है, कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, जो रिजर्वेशन कैटेगरी में आते हैं तो उनकी भी कुछ पात्रताएं होती हैं, वो चीज़ हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और दूसरा हम डिस्कस करेंगे आपके मेन डॉक्यूमेंट्स क्या होंगे, क्या क्या कागजात आपको ध्यान रखने हैं, पेमेंट आपको कैसे करनी है, वो भी मैं यहाँ पे आपको ऑप्शन बता दूंगा। दोनों ऑप्शन है यहाँ पे, ऑनलाइन और ऑफलाइन के। तो वीडियो को लगातार देखिएगा। अगर आपने कहीं पर भी मिस किया तो आपकी जानकारी अधूरी रहने वाली है, तो रिक्वेस्ट यही है कि वीडियो को पूरा देखिएगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि पात्रता क्या है। अब पात्रता का सबसे पहला जो पॉइंट है, एक तो 18 वर्ष से अधिक होना चाहिए, आप भारतीय नागरिक होना चाहिए, वो तो डेफिनेटली होंगे ही। और दूसरी जो पात्रता है, मतलब वो आप कानपुर नगर के निवासी होनी चाहिए। कानपुर नगर के निवासी नहीं है तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अब तीसरी और सबसे बड़ी चीज़ पात्रता की आ जाती है। बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न है कि क्या एक ही परिवार के कई लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, क्या हम दोनों योजनाओं में अप्लाई कर सकते हैं? जी नहीं। तो मैं सबसे पहले आपको यहाँ पे ये चीज़ क्लैरिफाई कर देता हूँ कि यदि आप अपने माता पिता के साथ में रहते हैं तो परिवार का सिर्फ और सिर्फ एक ही सदस्य इस योजना का लाभ ले सकता है और कोई अप्लाई नहीं कर सकता। हाँ, यदि आप अप्लाई कर सकते हैं, कैसे अप्लाई कर सकते हैं, यदि आपका विवाह हो चुका है तो आप ये साबित कर सकते हैं कि हमारा परिवार अलग है और हमें नीड है। तो ये चीज़ हो जाती है, यानी परिवार का एक सदस्य इस योजना का लाभ ले सकता है और सेम व्यक्ति हर योजना में अप्लाई नहीं कर सकता है, वो एक ही योजना में अप्लाई कर सकता है। हाँ, यहाँ पे प्रेफरेंस आप दे सकते हैं कि इस योजना में नहीं तो उस योजना में, इस तरीके से, लेकिन आप एक ही योजना में आप क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अब सबसे जो पात्रता आती है, सबसे बड़ी चीज़, बहुत लोग ये सोच रहे होंगे कि यदि हमारा घर ऑलरेडी बना हुआ है
तो क्या हम इस योजना में अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? तो देख लीजिए, यदि इन्होंने नोटिफिकेशन में साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है कि, मैं आपको थोड़ा सा नोटिफिकेशन यहाँ पे मैंने मोबाइल पे एक्चुअली ओपन किया हुआ है, शायद आपको थोड़ा सा विजिबल होगा। तो यहाँ पे पात्रता में ये चीज़ इन्होंने बहुत तरीके से मेंशन की है कि देख लीजिए यहाँ पे क्या इन्होंने बताया है कि आवेदक के पास उसके नाम के अथवा उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम से भारत के किसी विभाग में पक्का मकान नहीं होना चाहिए। तो भाई, यदि आपका पक्का मकान है भारत के किसी भी कोने में, और आपकी किसी भी फैमिली से जो मेंबर है उसका किसी भी मेंबर का, तो आप इसके एलिजिबल नहीं है। तो ये आप चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, क्योंकि बहुत लोग अप्लाई कर देते हैं और बाद में क्या होता है, रिजेक्ट हो जाता है। क्योंकि यदि आप इस तरीके से जाएंगे, अब बेसिकली कुछ लोग अपने से अप्लाई कर रहे हैं, कुछ लोग कैफे से जाके अप्लाई करते हैं या किसी जन सेवा केंद्र में जाकर अप्लाई करते हैं, तो वो लोग इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखते। इसीलिए मैंने आप लोगों को बता दिया है, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब दूसरी चीज़ यहाँ पे और आ जाती है कि बहुत लोगों के दिमाग में ये रहता है कि मैं जैसे कानपुर ग्रामीण इलाके में रहता हूँ, और क्या मैं यहाँ पे अप्लाई कर सकता हूँ? बिल्कुल अप्लाई आप यहाँ पर कर सकते हैं, बशर्ते आपकी जो आप इस क्राइटेरिया को मीट करते हो, आपका घर पक्का घर नहीं हो और इस तरीके से क्राइटेरिया आप मीट करते हो, और आपको ये भी यहाँ पे हो सकता है साबित करना पड़ जाए, या आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए कि आप शहर से में निवास करते हैं। तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखिएगा। आप अप्लाई कर सकते हैं, इस चीज़ पे अभी कंफ्यूजन है फिलहाल, बाकी आप अप्लाई कर सकते हैं यदि आप कानपुर में निवास करते हैं तो। अब तीसरी चीज़ आ जाती है, बहुत लोग के क्वेश्चन रहते हैं कि हमने कानपुर ग्रामीण में जो हमारी योजना आई थी, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की मैं बात कर रहा हूँ, उन्होंने ऑलरेडी पैसे ले रखे हैं, या उनको जो भी अमाउंट रहता है वो डिफरेंट योजना है, उसमें फ्लैट नहीं दिए जाते, आवास नहीं दिया जाता, उसमें बनवाने के लिए पैसे दिए जाते हैं किस्तों पे। तो अगर यदि आप इस तरीके से ऑलरेडी हैं तो आप फिर इसमें अप्लाई मत करिए, आपका जो फॉर्म है वो निरस्त हो जाएगा। तो ये सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे पात्रता की हो जाती है। अब यहाँ पे दूसरी यहाँ पे पात्रता इन्होंने साफ साफ लिखी है कि दुर्बल आय वर्ग श्रेणी के भवनों हेतु अधिकतम रुपए 3 लाख तक वार्षिक आय वाले परिवार ही पात्र होंगे। तो भाई, यदि आप इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से आते हैं तो आपको एक आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, जिसमें आपकी पूरी परिवार की आय 3 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यदि वो ज़्यादा होती है तो भी आपका यहाँ पे क्या है, आप पात्र वहाँ पर नहीं होंगे। अब ये चीज़ यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ है, मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि इन्होंने एक चीज़ मेंशन की है, उपरोक्त पात्रता धारक प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत हेतु पात्र होंगे राज्य नगरीय विकास अभिकरण द्वारा पूर्व में चयनित आवेदकों के साथ साथ नए आवेदकों को भी कानपुर प्राधिकरण से प्रधानमंत्री आवास योजना के अधीन भवनों हेतु आवेदन करना होगा। हाँ, अब ये चीज़ इंपॉर्टेंट बहुत हो जाती है कि बहुत लोगों ने ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है, तो वो लोग ये पूछ रहे हैं कि हमें दोबारा से अप्लाई करना पड़ेगा। यस, आपको दोबारा से अप्लाई करना पड़ेगा, या ऑलरेडी आपने अप्लाई किया है यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास योजना में, तो वो आपको पूरी उनकी पात्रता का सत्यापन राज्य नगरीय विकास अभिकरण द्वारा जाने के उपरांत सत्यापित आवेदक ही आवंटन के पात्र होंगे। तो आपको दोबारा से अप्लाई करना होगा, फॉर्म फिल करना होगा यहाँ पे, और तब जाके आपको ये चीज़ यहाँ पे जो केडीए है वो वेरीफाई करेगा, तभी आपको आवंटित माना जाएगा। और इन्होंने बताया इस योजना के अंतर्गत निर्मित किए गए आवास परिवार के महिला मुखिया अथवा परिवार के पुरुष मुखिया और उसकी पत्नी के संयुक्त नाम से होगा। अब यहाँ पे ये चीज़ है, इम्पॉर्टेंट है कि भाई यहाँ पे आपके जो पेरेंट्स हैं या जो मेल फीमेल हैं, जैसे मान लीजिए पति पत्नी है, तो यहाँ पे जो आवास है वो संयुक्त नाम से होगा। यदि इनमें से कोई भी कम है, मतलब मान लीजिए किसी का पति नहीं है या किसी की पत्नी नहीं है, तो यहाँ पे उन दोनों में से जो भी रहेगा परिवार में बड़ा जो मुखिया रहेगा उसको यहाँ पे आवंटित किया जाएगा। तो ये चीज़ इम्पोर्टेंट पात्रता से रिलेटेड हो जाती है, इन सारे पॉइंट्स का आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। तो ये हो गई बात पात्रता की। अब हम बात कर लेते हैं कि भाई इनमें डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या चाहिए होते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आपको लगने हैं।
तो यहाँ पे आपको आपका मेन जो है वो आधार कार्ड है, आपके फ़ोटोज़ वगैरह हैं। इसके साथ साथ में आपकी बैंक डिटेल्स वगैरह यहाँ पे फिल होंगी सारी की सारी। उन सारी चीज़ों को अच्छे से रखिएगा। और सबसे बड़ी चीज़ जो आ जाती है कि आपका जो मोबाइल नंबर है वो आधार कार्ड से लिंक होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो नहीं है तो फिर आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे यहाँ पे, क्योंकि उससे ही सारा वेरिफिकेशन है। बैंक से भी वो कनेक्टेड होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें अगर प्रक्रिया नहीं है तो आप थोड़ा सा झंझट में पड़ सकते हैं। इन सारी चीज़ों का भी आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। तो ये चीज़ हो गई यहाँ पे। और हाँ, मेन चीज़ यहाँ पे एक और चीज़ है कि आपको ये ध्यान रखना है कि आपके डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, यदि आप चूंकि ये योजना आरक्षित श्रेणी की है या किसी भी श्रेणी की होती, या 2000 मतलब प्रधानमंत्री आवास योजना की सामान्य वर्ग में होती, तो आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, यदि आप आरक्षण का लाभ ले रहे हैं तो आपको प्रॉपर वहाँ पे लगाने होंगे, प्रॉपर अच्छे तरीके से। और ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अप्लाई करने से पहले तैयार करने होंगे। ये चीज़ समझ लीजिए। तो बहुत लोग सोचते हैं कि हम बाद में सबमिट कर देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता। फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है वहाँ पे। तो आपको पहले से यहाँ पे तैयारी करके रखनी है। अब ये चीज़ आ जाती है। अब हम बात कर लेते हैं प्रोसीड फॉर पेमेंट, आपको भुगतान की प्रक्रिया। तो यहाँ पे देखिए, जो पेमेंट का ऑप्शन, जैसे आपने मान लीजिए फॉर्म फिल कर लिया। फॉर्म फिल करने के यहाँ पे दो तरीके हैं। दो तरीके ऐसे हैं, तो आप ऑनलाइन जाके फिल कर सकते हैं, वहाँ से ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। ये तो हो गया ऑनलाइन का तरीका। पूरा ऑनलाइन फॉर्म फिल कर लीजिए या करवा लीजिए, वहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट कर दीजिए, आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा प्रॉपर जानकारी के साथ में। अब दूसरी चीज़ आ जाती है कि अगर आप ऑनलाइन नहीं जा रहे हैं तो आपको क्या करना है। इन्होंने साफ साफ यहाँ पे दिया हुआ है कि आपको क्या करना है। 5,000 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट आपको बनवाना है। किसके नाम से? कानपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी, PMAY। ध्यान से सुन लीजिए, कानपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी PMAY के नाम से बनवाना है 5,000 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट। और कानपुर शहर की किसी भी HDFC बैंक की शाखा में जाकर आप उसे जमा कराइए। वहाँ से आपको एक चालान की कॉपी मिल जाएगी। और जब आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा तो उस रिसिप्ट पे एक रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा। उस पे उसको आप लॉगिन करके वहाँ से क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। तो ये दूसरा प्रोसेस यहाँ पे हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आपको ध्यान में यहाँ पे रखनी है। और एक इम्पॉर्टेंट आपको ये चीज़ रखनी है कि आप जब, ये मैं ऑफलाइन पेमेंट के बारे में बता रहा हूँ, जब ऑफलाइन पेमेंट कर देंगे तो उसके 3 दिन बाद आप केडीए की वेबसाइट पे लॉगिन कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए आज 2 तारीख है, तो आज आपने पेमेंट करा, तो मान लीजिए 12 बजे आपने पेमेंट किया आपने 12 बजे दोपहर में, तो इस तरीके से दिन काउंट होते हैं। तो उसके तीसरे दिन आप क्या कर पाएंगे, अपनी एप्लीकेशन को अप्लाई कर पाएंगे, एडिट कर पाएंगे केडीए की वेबसाइट पे जाके। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं है कि आपने अप्लाई किया और आपने सोचा बस हो गया। तो जो लास्ट डेट है वो शायद यहाँ पे 7 या 8 मार्च इन्होंने दी है। तो लास्ट डेट एक बार ध्यान रखिएगा। मुझे अभी ध्यान नहीं है, तो नोटिफिकेशन ज़रूर देख लीजिएगा। तो हो सके तो जल्दी से अप्लाई कीजिए अगर आपको अप्लाई करना है, नहीं तो फिर देर हो सकती है, विलम्ब हो सकता है। तो ये चीज़ इम्पॉर्टेंट यहाँ पे हो जाती है। अब दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि अब लोगों के मन में ये आ रहा होगा कि यहाँ पे पेमेंट से, EMI से रिलेटेड क्या सिस्टम है। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे दोनों योजनाएं, जो भी योजना है, यहाँ पे भवन का जो मूल्य है, सबसे पहले उसे समझ लेते हैं। ये है 6,56,000 रुपये के अप्रॉक्स यहाँ पे दिया गया है। और जो इस पे सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार की जो सब्सिडी है वो 1.5 लाख रुपए है। राज्य सरकार का जो सब्सिडी वो 1 लाख रुपए है। तो अगर आप 6,56,000 से कुछ रुपए ये हटा देंगे तो कुछ 4 लाख कुछ हजार रुपए आपके हिस्से में आएंगे। अब ये 4 लाख जो भी हजार रुपए है, 4 लाख मान के चलिए, जो भी है ये आपको देने होंगे। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ यहाँ पे, तिमाही किस्तों के हिसाब से आपको ये देने होंगे। तो आप यहाँ पे थोड़ा सा मुझे समय दीजिए ताकि मैं प्रॉपर जानकारी आपको यहाँ पे दे सकूँ। 1 मिनट। हम्म,
तो ये इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है। हाँ, सबसे पहले आपको क्या करना है यहाँ पे, यदि आपका आवंटन पत्र जारी हो जाता है तो ये आवंटन पत्र जैसे ही आपको मिल जाएगा तो सबसे पहले आपको 45,000 रुपये आपको जमा करना पड़ेगा। यानी जो 4 लाख है उसमें से 45,000 रुपये आपको एट अ टाइम जमा करना होगा। आवंटन पत्र जैसे ही आपको मिलेगा 45,000, तथा अवशेष दे धनराशि 6 तिमाही किस्तों में दे होगी। 6 तिमाही किस्तों में दे होगी, यानी 3 महीने में आपको एक बार पैसा जमा करना है, जो कि आपको 6 बार देना। मतलब आपकी समझ में आया, 4 लाख रुपए जो कुल लमसम मैं आपको बता रहा हूँ, एग्जैक्ट अमाउंट नहीं बता रहा हूँ। यहाँ पे जो 4 लाख रुपए बचेंगे उसमें से 45,000 रुपये आपको आवंटन पत्र जैसे ही आपको मिलेगा तुरंत जमा करना होगा। यदि आप जमा नहीं करते हैं तो उसमें क्या होगा, फिर रिजेक्शन के आपके वो आ सकते हैं कि आपका फॉर्म वहाँ से भी रिजेक्ट हो सकता है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। बाकी के जो पैसे आपके बचेंगे, 3,55,000 रुपये बचेंगे, वो उन पैसों की आपकी ईएमआई बन जाएगी, जो कि 6 ईएमआई होंगी। 6 ईएमआई होंगी जो कि आपको 3-3 महीने में देनी होंगे। 3 महीने का इकट्ठा पैसा आपको जमा करना होगा, जो कि 6 बार में आपको पूरा पैसा देना है। तो इस तरीके से आपको देना होगा। और किस्तों का विलंब से भुगतान करने पर आपको 11% साधारण ब्याज दे होगा। तो 11% का, यदि आपकी कोई भी ईएमआई लेट हो जाती है तो 11% का आपको एक्स्ट्रा देना होगा। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ पे चीज़ हो जाती है, जो कि आपको फॉर्म फिल करने से पहले देख लेनी चाहिए। आपको सारी अपनी जो व्यवस्था है वो करके रखनी चाहिए, ताकि आपको कोई इशू ना आए। तो ये इम्पोर्टेंट जानकारी थी जो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाह रहा था। चूँकि वीडियो जानकारी इतनी ज़्यादा है कि एक वीडियो अगर मैं बनाने बैठूँगा तो कम से कम 5 घंटे का हो जाएगा। तो इसीलिए मैं छोटे छोटे वीडियोस आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पे जो भी जानकारी है मैं आप लोगों को देता जा रहा हूँ। अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम बात करेंगे कि आवंटन पत्र, आपको आवंटन कब तक मिलेगा। आवंटन पत्र तो नॉर्मल सी चीज़ है, वो तो मिलेगा ही अगर आप सक्सेसफुल है। आवंटन पत्र आपको कब तक मिल सकता है, यदि आवंटन पत्र नहीं मिला या लॉटरी में आपका नाम नहीं आया तो क्या होगा, उस पर बात करेंगे। और अगर नाम नहीं आया तो क्या होगा, आपके पैसे वापस होंगे, क्या होगा, इस पे पूरा डिटेल में हम वीडियो में बात करेंगे। ऐसे ही कंटिन्यू हम सीरीज इस पर पूरी जितने भी डाउट्स हैं वो सारे क्लियर करते रह रहे हैं। डे बाय डे आपके साथ में वीडियो शेयर करते रहेंगे। तो ये एक बड़ी चीज़ हो जाती है, इम्पॉर्टेंट। तो अभी भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो आपने बड़ी चीज़ यहाँ पे मिस कर दी है। चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन के साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, सो दैट जब मैं कोई दूसरा वीडियो लेकर आऊँगा तो सबसे पहले आपको ही पता चलेगा और आप उसका लाभ ले सकेंगे। तो वीडियो को यहाँ पे एंड करता हूँ। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ पे और बताना चाहूँगा कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना पहले आ चुकी है, शताब्दी नगर जवाहरपुरम की जो लॉटरी आ चुकी है, उसका जो आवंटन है, इनका जो आवंटन है बिल्कुल सेम है। कोई दो राय इसमें नहीं है। जो आवंटन प्रक्रिया वो सेम है, बाकी जो चीज़ें अलग अलग हैं, लेकिन आवंटन प्रक्रिया जो है वो सेम है। तो आप मेरा जो अगला वीडियो आएगा उसको देखना ज़रूर, सो दैट आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, माफ़ी चाहूँगा इसके लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।